पेपर में या रेड कलर के लिटमस पेपर में उसको कन्वर्ट करा जाता है। तो अगर हम किसी भी बेस में रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और अगर एसिड में डालते हैं ना रेड लिटमस पेपर को, एसिड में डालते हैं तो किसी तरीके का कोई कलर चेंज नहीं होता, रेड है तो रेड ही होता है। अच्छा, एसिड के लिए बना है ब्लू लिटमस पेपर। अगर एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये तो लिटमस का हुआ। फिर आ जाएगी मिथाइल ऑरेंज का। तो जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, और अगर हम एसिड की बात करते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल ऑरेंज, और बेस में वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फिनोफ्थलीन की बात करते हैं तो फिनोफ्थलीन का बेसिक कलर होता है कलरलेस, कलरलेस होता है। एसिड में उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, और जो बेस है बेस में वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हमने देखे थे इंडिकेटर्स। उसके बाद कुछ और इंडिकेटर्स देखेंगे जैसे कि टर्मरिक। तो अगर हम टर्मरिक की बात करते हैं तो टर्मरिक क्या होता है, हल्दी। ठीक है, हाँ जी। तो हल्दी जो है, हल्दी का ओरिजिनल कलर तो येलो कलर होता है, लेकिन अगर हम एसिड को डालें हल्दी पर तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता। एसिड का वो एसिड नहीं, वो ऐसा क्या ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर हम किसी बेस की बात करें तो बेस अगर उस पर डाल दिया जाए तो बेस का जो कलर है वो डार्क रेड या डार्क रेडिश ब्राउन की तरफ हो जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे पड़ते तो देखिएगा, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस। तो बेसिक सॉल्यूशंस में वो रेड कलर का हो जाता है। वी हैव नोटिस्ड दैट अ येलो स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ ड्यू टू टर्मरिक turns reddish brown when soap is scrubbed on it. This is because soap solution is basic in nature, which changes the color of turmeric in the curry stain to red brown. तो क्या होता है कि कभी किसी भी कपड़े पर, खास तौर पर अगर वाइट कपड़े पर कभी कोई सब्जी वगैरह का अगर निशान लग गया तो सब्जी की वजह से वो येलो कलर का निशान हो जाता है। अब सब्जी में येलो कलर का निशान क्यों आता है, क्योंकि उसमें हल्दी पड़ी हुई होती है, सब्जी के अंदर हल्दी पड़ी हुई होती है, इसलिए येलो कलर का निशान आ जाता है। तो उसमें अगर हम कोई भी कपड़ा धोने वाला साबुन लगाते हैं तो उस साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड जरूर होता है, यानी कि बेस होता है उसके अंदर। तो वो जो बेस है वो क्या करता है, वो उसको रेड कलर में कन्वर्ट करता है। तो जो टर्मरिक है वो सिर्फ बेसिस को चेक करने के लिए, एसिड्स का चेक नहीं हो पाएगा उसको। समझ गए मेरी बात? ठीक है, एसिड्स को वो चेक नहीं कर पाएगा। हाँ जी, तो एक तो हो गया टर्मरिक। टर्मरिक के बाद आता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस। ये टर्मरिक हुआ। उसके बाद दूसरा हाँ जी, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। अब जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर। इट इज रेड इन कलर। तो रेड कैबेज क्या हो गया, लाल रंग की जो गोभी होती है, तो रेड कलर की जो पत्ता गोभी जो होती है खासतौर पर, तो उसके लीव्स को लिया गया, उसकी लीव्स को क्रश कर दिया गया, पूरा निचोड़ दिया गया। तो उसको निचोड़ने से जो एक्सट्रैक्ट निकला, जो उसका पल्प निकला, वो लाल रंग का होता है। तो द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशंस बट टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशंस। हाँ जी, अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशंस। ऐसे ही हमने जो अभी इससे पहले देखा टर्मरिक, तो टर्मरिक हुआ या फिर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हुआ, दोनों ही किसको ढूंढने के लिए, किसको आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं, बेसिस को। एसिड्स को आइडेंटिफाई नहीं करते। अगर एसिड इसमें डाल दिया तो येलो का येलो ही रहेगा, टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होगा।
अगर एसिड रेड के बजाय एक्सेप्ट पर डाल दिया तो ये भी जो है रेड कलर का है तो रेड का रेड ही रहेगा, इसकी कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बेस डाल दिया तो बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा, इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। तो दोनों बेसिस को चेक करने के लिए होते हैं। इसी तरीके से फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हाँ जी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब है रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल, रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टरी का मतलब ये है कि आप स्मेल करके बता पाएँ कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है, ये आप स्मेल करके बता पाएँ तो उसको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी 3 तरीके के होते हैं। तो पहला है अनियन, दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट, अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल जानते हैं क्या होता है? लौंग का तेल। क्लोव का मतलब लौंग होता है और लौंग का ऑयल। हाँ, पूजा में लौंग यूज होती है, लौंग का ऑयल, लौंग का ऑयल, क्लोव ऑयल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ जी, अब सुनिएगा इसमें क्या होता है कि अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। अब इसमें क्या क्या है कि अनियन जो है, अनियन की भी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, हमको पता है, गंदी सी स्मेल आती है, किसी किसी को अच्छी भी लगती है। ठीक है, तो अनियन की एक स्मेल है। फिर वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला की बड़ी अच्छी स्मेल होती है, सभी को अच्छी लगती है। हाँ, वनीला एक्सट्रैक्ट ये है कि वनीला का एक फ्लावर होता है, वनीला का एक फ्लावर होता है। जैसे आपने देखा है ना, आइसक्रीम के 2 बेसिक फ्लेवर होता है, स्ट्रॉबेरी और वनीला। तो वनीला का एक फ्लावर होता है, स्ट्रॉबेरी का एक फ्रूट होता है। तो वनीला के फ्लावर को मतलब निचोड़ कर उसका जो रस निकाला जाता है उसको वनीला एक्सट्रैक्ट है ना। और वही जो है ओरिजिनल वनीला तो क्या डालते होंगे आइसक्रीम में, वनीला का फ्लेवर डाल देते होंगे, तो मिल्क से बनती है ना। हाँ, मिल्क से बनती है। और ये क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल क्या होता है? लौंग का तेल होता है। तो तीनों ही इंडिकेटर्स में क्या होता है? हाँ, उसे पीसा जाता होगा। सुनिए, हाँ वही। अब है अनियन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ क्लॉथ ट्रीटेड विद अनियंस देन द अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अनियन की भी एक स्मेल होती है, वनीला की भी एक स्मेल होती है, लौंग की स्मेल आपको खूब पता होगी, लौंग और इलायची ये सब चाय में डाली जाती है, तो लौंग की एक अलग ही स्मेल होती है, अच्छी लगती होगी। तो अब आप ये देखिएगा अनियन हो, वनीला एक्सट्रैक्ट हो, हाँ वैनिला एक्सट्रैक्ट वही तो ऐसे जो मतलब कहीं कहीं पे वो वाइट कलर के फूल निकले रहते हैं, वो वाइट कलर जो बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत सी जगह मिल जाते हैं। और वैसे पिंक कलर बहुत सी जगह नहीं मिलते। वनीला के फ्लावर जो है वो वनीला के पौधे पर ही तो मिलेंगे, मतलब वो पौधे कहीं कहीं पे उग जाते हैं ना, ऐसे नहीं उगते कहीं कहीं पे, ठीक है ना, लगाए जाते हैं, प्रॉपर प्लांटेशन। हाँ वही देखे मतलब ना। आप ये देखो कि अगर आप राह पर कहीं पर भी सड़क पर चल रहे हो तो आपको सड़क के किनारे कहीं पर वनीला का पौधा नहीं मिलेगा। सड़क के किनारे आपको, अरे सुनो तो सही, आम का पेड़ मिलता है क्या सड़क के किनारे आसपास में? नहीं मिलता। पपीते का पेड़ मिलता है? नहीं मिलता। तो वो लगाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर केयर करी जाती है। हाँ, पीपल आपको जगह जगह मिल जाएगा, ठीक है ना, और भांग के पौधे मिल जाएंगे जगह जगह। कोने में कई बार आपको देखा होगा कि एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ है, वो कोने में बैठा हुआ है चुपचाप, ठीक है, और कोने में बैठकर ऐसे ऐसे हाथ से कुछ कर रहा है। तो वो क्या करता है, उसकी पत्तियां तोड़कर और उसको भांग को घोट कर वो पीकर और लुढ़क जाता है, बस, है ना। तो वो हर एक जगह की अलग अलग चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर है अनियन हो गया, मतलब जैसे हम यहाँ अपना जो हमारा जो वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है, इनफैक्ट हरियाणा का एरिया है, तो वहाँ पर सड़कों के किनारे अपने आप ही भांग जो है वो उग जाती है, ठीक है। तो लोग जो है वो भांग लेकर उसको पत्तियाँ उसकी पीस के वो पी जाते हैं, और कोई कोई तो मर भी जाता है, ठीक है। तो हाँ, नशा कर लिया, मर गया, क्या हो गया, नहीं पीस रहे, डोनेट कर दी, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है।
तो ऐसा होता है। और इसी तरीके से एक होते हैं जेट्रोफा सीड्स, बताता हूँ। गुजरात के आसपास के कुछ एरियाज में जेट्रोफा के सीड्स, मतलब क्या होता है कि जगह ये ना मतलब डिपेंड करता है, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है, उस जगह की लैंड पर डिपेंड करता है। तो ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर तो ये भांग के पौधे ये उग जाते हैं। ऐसे ही गुजरात के आसपास का एरिया, खासतौर पर महाराष्ट्र जहाँ पर भी कोस्टल रीजन है, उसके आसपास के एरिया में जेट्रोफा सीड्स डेवलप हो जाते हैं। जेट्रोफा सीड्स का क्या काम होता है कि उनको एक्सट्रैक्ट करके इथेनॉल की इथेनॉल का एक डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, जो कि मतलब फ्यूल की तरह भी यूज़ करा जा सकता है। लेकिन वो उतने ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा नहीं होते। लेकिन अगर उतने ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा होने लगे, उन पर रिसर्च भी चली, काफ़ी कोशिश भी करी कि उनको खुद से उगा कर देखा जाए। जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ खुद से नहीं उगा सकते, आप पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? पीपल का पेड़ कभी देखा है? मैं ना वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर पीपल का पेड़ लगाऊंगा, ठीक है? कभी किसी को देखा पीपल का पेड़ लगाते हुए? पीपल का पेड़ आप खुद से नहीं लगा सकते, पीपल का कोई बीज नहीं होता, पीपल का कुछ नहीं पता, कहीं पर भी उग जाता है अपने आप नेचुरली। तो ये नेचुरली उगने वाला पौधा है और बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है ये, और जो है ऑक्सीजन बहुत देता है, बरगद का लगाया जा सकता है, नीम का लगाया जा सकता है, क्योंकि इन सबके सीड्स मिलते हैं, है ना? पीपल के बारे में रिसर्चेज ही चल रही है। तो कोई कहता है कि जहाँ कौवा बैठता है वहाँ पर ये उग जाता है अपने आप, कौवे ने जहाँ बैठना शुरू करा वहाँ पर ये उग जाता है। कोई कुछ कहता है, वो कहानियाँ अलग अलग है, हो सकता है उसमें भी कुछ साइंटिफिक ट्रुथ हो। हाइड्रोजन वाली बता रहे थे ना, हाइड्रोजन से रहने वाली कार निकालती है। हाँ मालूम है, 50 लाख की। हाँ मालूम है। सर आपके पास ट्रेन आने वाली है? नहीं, ट्रेन तो आ चुकी है, ट्रेन तो आ चुकी है, वंदे भारत एक्सप्रेस हाइड्रोजन से चलने वाली है। कौन सी एक्सप्रेस? वंदे भारत, उस दिन नाम याद नहीं आ रहा था ना मेरे को, फिर मैंने सर्च वंदे भारत? वंदे भारत। बस ये तो ये चल रही है हाइड्रोजन से, थोड़ी ना चल रही है। हाइड्रोजन से भी चल रही है भाई, वो हाइड्रोजन से चल रही है, थाने वाले की साइड पे। हाँ तो सर वो अगर कहोगे तो उसका भी लिंक भेज, है ना? तो अब ये ऐसा हो गया कि वनीला एक्सट्रैक्ट मतलब वनीला का फ्लावर होता है। अब देखिएगा, अनियन जो है, आपने क्या करा, अनियन का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसमें कपड़े को भिगो दिया, ठीक है? अच्छा, वनीला का एक्सट्रैक्ट निकाला, उसमें कपड़े को भिगो दिया, ठीक है? क्लोथ ट्रीटेड विद अनियंस, क्लोथ ट्रीटेड विद वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। तो कपड़ा लिया और कपड़े को आपने क्लोव के लौंग के तेल में डुबो दिया, तो भिगा दिया उसको आपने उसमें, और फिर उसके बाद में आपने उसके ऊपर कोई एसिड डाल दिया। तो जब आप एसिड डालोगे तो एसिड डालने पर भी उनकी स्मेल आती रहेगी। अनियन वाला है तो अनियन की स्मेल आती रहेगी, वनीला की आती रहेगी, क्लोव वाला है तो क्लोव की आती रहेगी। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर कोई बेस डाल दिया तो उनकी स्मेल वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब द स्मेल्स, तो कुछ स्मेल ही नहीं है, कुछ नहीं, एकदम गायब। भाई फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं सूंघूंगा कोई स्मेल थोड़ी आ रही है, कोई स्मेल नहीं आती, ठीक है? अब मान लीजिए हमने किसी तरीके का कोई डिओड्रेंट नहीं लगाया, अपनी बॉडी पर रगड़ के हमने नहा लिया, ठीक है? उसके बाद हम अपनी बॉडी को सूंघेंगे, कोई स्मेल थोड़ी आएगी, कोई स्मेल नहीं आती। हाँ वही, अगर हम 10-15 दिन से नहीं नहाए हैं तो स्मेल जरूर आएगी, फिर हम बेहोश भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये चक्कर है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सूंघने पर कोई स्मेल ही ना आए, तो उसको ये कहते थे कि मतलब ओडरलेस है, इसके अंदर किसी तरीके का कोई ओडर ही नहीं है। ओडर, ODOUR, ओडर। The smells of these indicators cannot be detected in basic solutions. Cannot be detected in basic solutions. ठीक है जी, बताइए पहले यहाँ तक क्लियर है? हाँ चलिए जी, तो ये तो सारे के सारे इंडिकेटर्स हो गए। इंडिकेटर्स के बाद ईशान, आवाज़ आ रही है मेरी? ईशान आवाज़ आ रही है? वो ऑनलाइन की नहीं? आ रही। ओके, अच्छा अब ना एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में तो डिस्टिल्ड वाटर है और एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। अब आप ये देखिएगा कि
इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब? 1 मिनट वेट करें। अब हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है, एक में बेस है, और हमको सिर्फ एक चीज़ दे रखी है रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस पेपर से। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में वाटर है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है। तो 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। सर जब हम सिर्फ वाटर लेते हैं और एक तरफ हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं तो डिफरेंस क्या है? बताऊँगा। डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक होता है। 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब ये है कि उसमें किसी भी तरीके का, डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी तरीके का कोई सॉल्ट मिक्स नहीं है, मतलब वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, तो वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया तो NaCl स्लाइटली एसिडिक होता है, तो अगर हमने नमक उसमें ऐड कर दिया तो वो थोड़ा सा एसिड की तरफ हो जाएगा, और उस चीज़ को जब सॉल्ट्स पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि हम ये जनरली ये कह देते हैं कि सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, ज़्यादातर सॉल्ट्स होते हैं न्यूट्रल मान लिया, लेकिन कुछ सॉल्ट्स थोड़े से एसिडिक भी होते हैं, कुछ सॉल्ट्स थोड़े से बेसिक भी होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनकी pH वैल्यू पर, वो करवाएंगे हमारे सिलेबस में। अब देखिए हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और हमारे पास एक में वाटर है, एक में एसिड है, एक में बेस है, नहीं पता किसमें क्या है। और सर जो डिस्टिल्ड वाटर है वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर है। डिस्टिल्ड वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, H2O है। अब ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर, अब ये भरा हुआ है पूरा, हमने क्या करा, रेड लिटमस पेपर इसमें डिप कर दिया और अब ये कहेंगे नो चेंज, नो चेंज। मैंने रेड लिटमस पेपर इसमें डिप कर दिया और कलर का कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा भाई ये या तो एसिड हो सकता है, क्योंकि एसिड में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर का कोई टेस्ट ही नहीं होता एसिड का, क्योंकि रेड का रेड ही रहता है। मैं कहूँगा या तो ये एसिड हो सकता है या फिर ये वाटर हो सकता है, या फिर वाटर हो सकता है। मैंने इस टेस्ट ट्यूब को उठाकर एक तरफ रख दिया, तो ये टेस्ट ट्यूब ए को मैंने उठाकर एक तरफ रख दिया। सिमिलरली फिर टेस्ट ट्यूब बी में चेक करा, तो टेस्ट ट्यूब बी में जो है इसमें चेक करने पर भी हमने देखा कि किसी तरीके का कोई कलर चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, है ना। तो हम ये कहेंगे कि मतलब हो सकता है ये भी एसिड या न्यूट्रल हो या फिर वाटर हो, तो हमने इन दोनों को अलग कर दिया। अब तीसरे में डाला, तीसरे में डालते ही ब्लू कलर का हो गया। अब तीसरे में डालते हैं, इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो इसका कलर अब ब्लू हो गया, तो अब हम क्या बोलेंगे कि सी में क्या है, बेस है। मेरे पास 2 रह गए टेस्ट ट्यूब्स ए और बी, लेकिन अब मेरे पास क्या है, मेरे पास रेड लिटमस पेपर बचा नहीं है। रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो अब मेरे पास ब्लू है, तो 2 मेरे पास बचे थे ए और बी। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं ए में डालकर देखूंगा, जैसे ही मैंने ए में डाला ब्लू लिटमस पेपर को, मैंने देखा कि वो रेड में कन्वर्ट हो गया, और रेड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ए जो है वो एसिड है और जो बी बचा वो क्या है, वो वाटर है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो जैसे ही हमने ए वाले में उसको डाला था ब्लू लिटमस पेपर को, क्योंकि रेड तो खत्म हो गया, रेड तो कन्वर्ट होकर ब्लू हो गया। ठीक है, तो ब्लू को डाला तो वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ए में एसिड है। तो हमारे पास बी बचा हुआ है, तो बी में हम क्या करेंगे, हम उस रेड लिटमस वाले को डालकर देखेंगे। तो जब रेड वाले को हमने डालकर देखा तो हमने कहा कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो भाई अब ये पक्का हो गया कि इसमें वाटर ही है। ठीक है, तो बी में वाटर, हाँ तो मिल जाएगा किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा। स्टेशनरी शॉप थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर राधिका गिफ्ट एंड स्टेशनरी वाले को जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब आप आ जाइए पेज नंबर 4 पर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी एसिड्स और उसके प्रॉपर्टीज। आराम से आराम से।
चलिए जी, अब देखते हैं एसिड्स क्या हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ sour taste. Some of the common fruits such as mango, raw grapes, lemon, orange, tamarind, imli, etc. are sour in taste due to the presence of acids in them. Sour milk or curd also contains acid in it. The acids present in plant materials and animals are called organic acids. Organic acids are naturally occurring acids. Some of the organic acids are, तो आप ये देखिएगा कि जितने भी प्लांट मटेरियल्स में या एनिमल बॉडीज़ में जो एसिड्स मिलते हैं उन सबको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड्स की कुछ टाइप्स देख लीजिए। ऑर्गेनिक एसिड्स हार्मफुल नहीं होते। ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो खाए जा सकते हैं, ईट करे जा सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिएगा, पहला है एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन विनेगर। विनेगर जानते हैं क्या होता है? सिरका। जो ये चाइनीज़ आइटम्स में जो चिली पटाटो वगैरह ये सब चाउमीन वगैरह में इनमें जो डालते हैं फास्ट फूड में, तो एसिटिक एसिड ये इट इज़ फाउंड इन विनेगर। ठीक है, तो ये ईटेबल है। दूसरा सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? ऑरेंज में मिलेगा, लेमन में मिलेगा। तीसरा होता है लैक्टिक एसिड, इट इज़ फाउंड इन कर्ड। चौथा है टार्टारिक एसिड, इट इज़ फाउंड इन टैमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स। कच्चे अंगूर थोड़े खट्टे से होते हैं ना, एक आंख बंद हो जाती है उसको खा के। और टैमरिंड यानी कि इमली, तो उसमें जो एसिड मिलता है दैट इज कॉल्ड टार्टारिक एसिड। फिफ्थ है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड टमाटो, ये टमाटो में मिलता है। फिर है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मीथेनोइक एसिड ये मिलता है एंट स्टिंग में या फिर नेटल लीफ स्टिंग में। एंट स्टिंग मतलब जो चींटी काट लेती है ना कभी, जैसे चींटी ने अगर काट लिया तो उनको काट के एकदम से जलन होती है, एकदम से इचिंग करते हैं, खुजली हो जाती है। तो वो क्या है कि उसने हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, उसने हमारी बॉडी के अंदर वो एसिड इंजेक्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से वो जलन हुई है। सर नेटल लीफ स्टिंग क्या होता है? एक पौधा होता है सर, जब मच्छर काटता है जब कौन से एसिड होता है, वो कोई एसिड एसिड तो नहीं कहते हैं कि वो अपने सलाइवा छोड़ जाता है हमारा, तो उसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन फैल जाता है। शायद सलाइवा ही होता है, एसिड तो नहीं। सलाइवा कोई एसिड है? सर्च करके बताओ, सलाइवा है वो। नेट पर सर्च आप भी कर सकते हो उस चीज़ को, मैं भी करके बता दूँगा। एक मिनट वेट कीजिए। अरे इसके आते मेरे नोट उसके कितने थे? 7 है नहीं? उसके थे सूर्यांश के क्या बताऊँ
वही कल आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टेस्ट है, कल के लिए प्रिपेयर रहिए। क्या फिजिक्स का करता हूँ फिर अगले हफ्ते। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही तो बोला था। पहले लीनियर नहीं थे पर फ्राइडे आपने को भी टेस्ट देना पड़ेगा एक बैच के साथ में। क्या फ्राइडे को मेरे को भी आना पड़ेगा उनके टेस्ट के लिए। नहीं तुम वैसे कहाँ आते हो, उसमें तो तुम ऑनलाइन ही रहते, तुम यहीं रहती ना उसमें। सर आप नेटल लिपस्टिक बता रहे थे। नटल लीफ स्टिक क्या होता है कि एक ना पौधा होता है और उसकी जो लीफ होती है उसमें से थोड़े थोड़े छोटे छोटे ना कांटे निकले रहते हैं। उसको टच करते ही तो टच करते ही एक चीज़ तो होती है कांटे का चुभना, और एक चीज़ होती है कि कांटे के चुभने के साथ बड़ी तेज जलन होना, है ना। तो वो जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड नेटल लीफ स्टिक। तो नेटल एक पौधा होता है, उसकी लीफ को अगर टच करते हैं तो वो चुभता है बहुत बुरी तरह से, ये होता है। चलिए जी, उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम एसिड्स। तो एसिड्स में आगे आप ये देखेंगे कि ये तो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स के बाद में कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर करे जाते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक एसिड्स या फिर मिनरल एसिड्स। तो आप ये देखिएगा, इट इज़ नॉट, मैंने जितने भी ये एग्जांपल्स बताए, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ऑक्सैलिक और फॉर्मिक एसिड, इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इन दम। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनमें ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, जिनके अंदर ही नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, उनको खाना या उनको पीना वो हार्मफुल नहीं होता। लेकिन द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के मिनरल्स से जो एसिड्स प्रिपेयर करे गए उनको हम क्या बोल देते हैं, मिनरल एसिड्स या फिर सिंथेटिक एसिड्स। मतलब सर जो नॉनवेज खाते हैं वो हार्मफुल नहीं है, क्या जो नॉनवेज खाते हैं वो हार्मफुल नहीं है। नॉनवेज नॉनवेज का एसिड मतलब वही है ना, मतलब कहीं उसमें भी एसिड हो नहीं। नहीं, इसमें कहा मैंने कौन सा नॉन वेजिटेरियन एग्जाम्पल कौन सा दिया? मुझे लगा अब इसमें एंट स्टिंग है, एंट स्टिंग है, अब एंट स्टिंग है तो एंट के अंदर जो है चींटी के अंदर होगा फॉर्मिक एसिड, कोई चींटी ही खा जाए तो बात अलग है ना। चाइनीज लोग तो चींटियाँ भी खा जाते हैं। तो डॉगी भी खाते हैं। क्या डॉगी भी खाते हैं। पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। ठीक है, वैसे सुधर गए हैं कोरोना के बाद से, चाइना के लोग भी सुधर गए हैं काफ़ी हद तक। वो तो सर जिंदा आदमी भी खा लेंगे। सांप को भी खा जाते हैं, बहुत कुछ खा जाते स्नेक हैं। खाते हैं। हाँ सांप स्नेक भी खाते हैं। हाँ तो खुद ही बनाती होंगी खाना, क्योंकि वो तो खा ही नहीं सकते। चाइनीज़ जो रेस्टोरेंट है ना, उनके आसपास से, जैसे आप यहाँ पर दिल्ली जाते हैं अच्छा ऐसे सोचो कि आप किसी सब्जी मंडी के बराबर से गुजर जाओगे ना आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, स्मेल नहीं है। जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में जो ये यूपी बॉर्डर है जहाँ पर ये किसान आंदोलन भी चल रहा है, गाजीपुर, यस, यहाँ से आप गुजरोगे तो आपको चील कौवे घूमते हुए नजर आएंगे, ऐसे ऊपर घूम रहे हो चील कौवे और कचरे का ढेर, और वहाँ पर वो है पहाड़ है सर पूरा, वहाँ पर वो मछली नहीं, मुर्गा मंडी, हाँ मीट खाते हैं। और इतनी गंदी स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल। हाँ फिश मार्केट भी और मुर्गा मंडी तो लिखा हुआ है। नॉन वेज मार्केट है एक तरीके से वो। चाइना में तो सर आदमी और जिंदा वहाँ खा जाता है। पर जो रेस्टोरेंट है चाइना के आसपास का रेस्टोरेंट में इतनी गंदी स्मेल आती है कि आप गुजर नहीं सकते उसके बराबर से, इतना बुरा हाल है। पता नहीं नेचुरली अकरिंग थिंग्स जो हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो कम पड़ गई थी तो लोगों को ये खाना पड़ता है। हाँ क्यों खाते हो? प्रोटीन चाहिए। मैं नहीं खाता। ये खाता है नहीं खाना चाहिए। आप मतलब खाने की इतनी कमी पड़ गई कि हम कौन नहीं तो जानवर को खा रहे हैं। छी 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 मार कर। बहुत ये तो ज्यादा भावुक हो गया। हाँ। चलिए जी अब आगे देखिए। अबे वो नॉन वेज थोड़ी ना हुआ। मत खाया करो तुम नॉन वेजिटेरियन, सर गलत बात है। एक तो क्रिश्चियन खाता है और फिर वो चिंगम तू भी तो खाता है। पिग फैट। जेब में रखी रहती है, चुरा लेता है। च्युइंगम पे नॉन वेजिटेरियन आइटम है। हाँ तो वही पिग फैट कह रहा होता है। है। तो वो कह रहा पिग है फैट होता है। तो ये कहते हैं कि पिगलिंग से बनती है। ये नहीं पता, मेरे को नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं है। नॉन वेजिटेरियन। देखिए ऐसा होता है ना कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उस पर इंग्रेडिएंट्स तो लिखे रहते हैं, है ना, खास तौर पर जो पैक्ड आइटम है तो उस पर इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, तो वो चेक कर लो उस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सर बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखते हैं। हाँ तो आप दिखते ही नहीं है। तो कॉन्वेक्स लेंस तो मिलता है ना 10 रुपये का मार्केट देख सकते सर अगर वो नॉन वेज होता है तो उसमें मार्क बना रहता है रेड कलर का। रेड कलर का मार्क बना रहता है उसमें।
चलिए जी, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड्स. द थ्री मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sulfuric acid and nitric acid. Concentrated mineral acids are very dangerous. They can burn our hands and clothes. In the laboratory acids, in the laboratory, concentrated acid का example. हाँ बताया था ये sulfuric acid, hydrochloric acid ये है ना. तो in the laboratory, acids are mixed with water to dilute them to make them less harmful. तो जितने भी concentrated acids होते हैं ना, concentrated acids बड़े harmful होते हैं. अगर हाथ पर, कपड़े पर कहीं पर टच हो जाए तो वहाँ पर उस जगह को जला देते हैं, खराब कर देते हैं. तो इसलिए कंसनट्रेटेड एसिड्स से थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए. अच्छा, अब जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो एक्सपेरिमेंट में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. वो तो सीधी बात है, ध्यान तो रखना पड़ता है. लेकिन एक्सपेरिमेंट जब होता है लेबोरेटरी में तो वहाँ पर एसिड्स जो हैं, खास तौर पर जो स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है उन एसिड्स को डाइल्यूट कर दिया जाता है. डाइल्यूट मतलब उसके अंदर वाटर मिक्स कर दिया जाता है. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद है फिफ्थ. अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ना एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि एसिड में कभी वाटर ऐड नहीं करते. हमेशा याद रहे, वाटर के अंदर एसिड ऐड किया जाता है. एसिड में वाटर ऐड नहीं करते कभी भी, वाटर में एसिड ऐड करते हैं. डाइल्यूट करने के लिए वाटर में एसिड करा देते हैं. उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी. क्यों? चलो रीज़न बताता हूँ. बताता हूँ रीज़न. सही रिएक्शन हो जाता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होता है, वो तो सही कह रहे हैं. लेकिन और अरे रुक जाओ, सही रीज़न मैं बताऊँ. पांचवा देखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स का मतलब क्या है कि जो एसिड्स, ऑल द मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड विच इज़ मिनरल एसिड बट वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो हो गए जो बहुत ज़्यादा जला देते हैं किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कह दिया. तो जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं. और एक मिनरल एसिड होता है कार्बोनिक एसिड. तो हमने ये देखा कि जो मिनरल एसिड्स हैं मिनरल एसिड्स, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4. एक होता है नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है NH2O3. और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl. तो ये तीन तो मिनरल एसिड्स हो गए. इसके अलावा एक मिनरल एसिड होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3. इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड. ये कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है, मतलब लेबोरेटरी में प्रिपेयर करा जाता है तो मिनरल एसिड है. लेकिन उसके बावजूद भी ये वीक एसिड होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता. समझ गए? ठीक है. अच्छा जी, अब नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड. अगर ग्लव्स पहन के हाथ में तो इतना मतलब इफेक्ट नहीं होगा. नहीं, जला देंगे भी, खतरनाक एसिड है. उसके बाद देखिएगा, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हो गए? ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए. इसमें ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शन जो है वो सर उठाकर तैयार रहती है. आप कोई एक रूल बताते हैं तभी के तभी एक्सेप्शन आ जाती है. तो ये जो तीन एसिड्स हैं, ये चारों, वैसे तो चारों मिनरल एसिड, तीन इनमें से स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है. उसके बाद ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सारे के सारे वीक एसिड्स हैं. सब वीक एसिड है, मतलब नुकसान नहीं पहुँचाते. ठीक है ना. विनेगर को हाथ में ले लो, क्या दिक्कत है? कुछ. उसके बाद आता है जी कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड. जिस एसिड में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड. जिस एसिड में पानी की क्वांटिटी बहुत कम होती है उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड. ठीक है. तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो डाइल्यूटेड है, पानी की क्वांटिटी कम है तो कंसनट्रेटेड है. ये होता है. उसके बाद देखिएगा, हाउ टू डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड एसिड. एक कंसनट्रेटेड एसिड को कैसे डाइल्यूट करा जाता है, तो इसमें दिया है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. तो जब भी कभी हम किसी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है. ठीक है. सो द डाइल्यूशन ऑफ अ कंसनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली. ये डाइल्यूशन कैसे करना चाहिए? कंसनट्रेटेड एसिड को ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद करके आप इसको पानी में डालते जाइए. एक साथ नहीं डालना, एक एक बूंद करके. ठीक है. बाई शुड बी डन by adding concentrated acid to water gradually with stirring
एंड नॉट बाई एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड। वाटर को कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड में ऐड नहीं करते, कंसनट्रेटेड एसिड को ग्रेजुअली ड्रॉप बाई ड्रॉप आप ऐड करते चले जाएंगे। दिस इज बिकॉज, पहला पॉइंट देखिएगा, when a concentrated acid is added to water for preparing a dilute acid, then the heat is evolved gradually and easily absorbed by the large amount of water to which acid is being added। तो आपने क्या करा, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारा पानी था। पानी की जो टेंडेंसी है, पानी की टेंडेंसी है आग बुझाने की, पानी की टेंडेंसी है ठंडक देने की, और एसिड की टेंडेंसी है हीट प्रोड्यूस करने की। टेंडेंसीज होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, एकदम से हीट प्रोड्यूस करता है, और वाटर जो है वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं पानी की, एक बूंद एसिड डाला तो एसिड की प्रॉपर्टी एकदम से हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हीट कहाँ प्रोड्यूस करेगा, पानी के अंदर। पानी ज़्यादा है तो पानी उस सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हमने क्या करा, उसको थोड़ा सा स्टिर करा, हमने 1-2 सेकंड बाद फिर एक बूंद और डाल दिया, फिर थोड़ा सा स्टिर करा, फिर एक बूंद और डाल दिया, फिर थोड़ा सा स्टिर करा। ऐसे हम करते गए। थोड़ी देर बाद हमको ये लगा कि भैया टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है। तब हमको ये समझ में आ गया कि भैया अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसमें एसिड मत डालो, नहीं तो टेस्ट ट्यूब टूट सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फिर भी रिस्की नहीं है, लेस रिस्की है। अब आप सेकंड स्टेप देखिएगा, जो सेकंड पॉइंट दे रखा है वो क्या है, इफ़ हाउएवर वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट, अगर वाटर को ऐड कर दिया जाए कंसनट्रेटेड एसिड में डाइल्यूट करने के लिए, then a large amount of heat is evolved at once। ठीक है, this heat changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on our face or clothes and cause acid burns। तो क्या होता है कि अब हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर एसिड भरा हुआ है, कंसनट्रेटेड एसिड है, हम उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। अब हमने क्या करा, हमने उसमें एक बूंद पानी की डाल दी। तो जैसे ही हमने उसके अंदर एक बूंद पानी की डाली, तो पानी की तो एक ही बूंद है और एसिड इतना सारा है, तो वो जो एसिड है वो तो हीट प्रोड्यूस करना चाहेगा ना। तो वो जो पानी है वो एकदम से पानी की उस बूंद को इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एसिड क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। हमने गर्म तवा देखा जिस पर रोटी बना रही थी मम्मी ने पूरे घर की रोटियां बना दी। रोटियां बनाने के बाद में फिर हमको कुछ खुराफात सूझी, हम गए, हमने जाकर उस पर पानी डाल दिया, तो हमने गीला हाथ करा और 2-4 पानी की बूंदें डाल दी, तो वो एकदम से ऐसे करके एकदम से धुआं उठता है। तो वो जो पानी की ड्रॉप्स उस पर पड़ी, तो वो जो गर्म तवा था, वो गर्म तवे ने क्या करा, वो बहुत ज़्यादा हीट थी उसके अंदर, 400-500 डिग्री टेम्परेचर था उसका। तो अब उस पर मैंने पानी डाल दिया, तो पानी का तो इवेपोरेशन पॉइंट यानी कि बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और वो 400 डिग्री 500 डिग्री सेल्सियस पर तवा है, तो वो क्या करेगा, वो उस पानी को एकदम से इवेपोरेट कर देगा, एकदम से धुआं बन जाएगा। सर कभी ये भी होता, अगर जैसे हमने तवा को गैस पर रखा, गैस चालू है और हमने उस पर पानी की बूंद पड़ी, तो वो तो जब उड़ जाएगा नहीं। हाँ तब भी ठीक है। तो वही चीज़ है कि एसिड जो है, एसिड के अंदर हीट जो है, हीट उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो आपने उसमें एक बूंद भी अगर पानी डाला तो वो एक्सप्लोसिवली एकदम से इवेपोरेट होने की कोशिश करेगा, और जब आप ऐसे डाल रहे हैं तो आपके चेहरे के पास है टेस्ट ट्यूब, तो वो मतलब उड़कर इवेपोरेट होकर सीधा आपके चेहरे पर भी आकर ऐसे बर्न्स दे सकते हैं। ठीक है ना, अरे जल जाता है एकदम से। हाँ, और फिर उसका जलने के लिए फिर उसको शांत करने का एक ही तरीका है कि उस पर कोई ना कोई बेस लगा लिया जाए। ऐसे पर अगर हम पानी डालते रहेंगे, हाँ बोलो क्या बोल रहे बिल्कुल वैसे डोसा बनाते थे। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, ये तो समझ में आ गया कि डाइल्यूशन ऐसे क्यों करा जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये मेंशन कर दें। हाँ, तो सर आप कुछ बताए थे कि उसको रोकने के लिए मतलब क्या करना चाहिए, बेस लगा दीजिए, जैसे कि टूथपेस्ट, जैसे कि साबुन, ये घर में अवेलेबल होते हैं। हाँ, आटे से कुछ नहीं, आटे में बेस कभी है ना। बेकिंग सोडा लगा लो, बेकिंग सोडा खाने का सोडा घर में मिलता है, वो होता है स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है, वो लगा लो, बच जाओगे। सर हल्दी वाली रोटी की तरह लगा लेता है, एसिड बर्न्स पर कौन लगाता है हल्दी की रोटी? वो तो कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उस पर लगा देते हैं, क्योंकि हल्दी जो है एक नेचुरल पेन किलर है। ठीक है ना, तो वो पेन को एक्सेप्ट करने का काम करती है वो चीज़। सर जब हाँ, पहले तो दर्द ही होता है, पहले तो दर्द ही होता है। सर हम कुछ नहीं लगाते हैं, मैं बताऊँगा उस चीज़ को।
दो चीज़ें होती हैं, मैं अभी बताऊंगा उसको कि ततैया जो काटता है वो ततैया हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बेस इंजेक्ट कर देता है। अब जब बेस इंजेक्ट करता है तो वहाँ विनेगर लगा, ठीक है। और जो मधुमक्खी होती है, हनी बी जो होती है, वो बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट करती है, तो उसमें चूना या बेकिंग सोडा। सर वो डर मारने लग जाती है ना, थोड़ी देर में हट जाता है। क्या? जो मधुमक्खी काटती है वो तो थोड़ी देर का ही होता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, वो भी सूजन आ जाती है। हाँ सर वो डंक मारते मर जाते हैं ना एकदम। ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को काट लिया था मधुमक्खी। ज़्यादा डेंजरस नहीं होगी, उतना एसिड नहीं डाल पाई होगी अंदर। कुछ हो सकता है। चलिए जी, अब पेज नंबर 6 पर है। प्रूव दैट डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब मुझको ये प्रूव करना है कि जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो ये चीज़ प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करा, टेक अबाउट 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर। हमने एक बीकर में 10 मिलीलीटर पानी ले लिया, add a few drops of concentrated sulfuric acid to water and swirl the beaker occasionally। उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड H2SO4 की डाल दी और बीकर को थोड़ा थोड़ा हमने स्विर्ल करना, हिलाना शुरू किया। टच द बॉटम ऑफ द बीकर। अब आपने बीकर की बॉटम को टच करा। द बॉटम ऑफ द बीकर अपीयर्स टू बी हॉट, शोइंग दैट हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जब हमने बीकर को टच करा तो बीकर हमको गर्म लगा। गर्म कैसे मिला? इसका मतलब ये है कि हीट प्रोड्यूस हुई है तभी वो गर्म है। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है उनका, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स की बात हो रही है, ये नहीं कि H2SO4 लेकर ही टच कर दूँ उसको स्वाद चखने की कोशिश करिए, हो जाएगा, स्वाद ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, जो खट्टी डिमांड आती है हाँ वो HCl की वजह से आती है, जब एक्सेसिव HCl पेट में जो है प्रोड्यूस होने लगती है। गैस बन जाती है जिसे हम कहते हैं। चलिए, सेकंड है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और फिर हाजमोला ले लेते हैं। ग्रीनो भी ले सकते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर वी गेट एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि एक ना बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है या नेगेटिव टर्मिनल होता है, यहाँ से एक वायर निकला और ये अपने लगा दिया बल्ब में, तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। वहीं हमने क्या करा कि अब एक बैटरी ली, बैटरी है और इसका जो वायर है, इसके वायर को काट दिया है, और काटने के बाद हमने इसको H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन में हमने इसको डिप कर दिया, एक वायर इधर डिप कर दिया और इसको ले गए और इसको हमने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। ये बल्ब अभी भी ग्लो करेगा, ठीक है। ये वोल्टेज कंसंट्रेटेड होता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अपनी एसिडिटी की प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता। एसिडिटी की प्रॉपर्टी शो करने के लिए एसिड के अंदर वाटर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कंसंट्रेटेड एसिड कोई भी डेंजरस नहीं है, उसको थोड़ा सा अगर आपने डाइल्यूट कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि उसमें पानी मौजूद नहीं है, उसको मैंने अपने हाथ पर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हाथ पर पसीना आ गया तो फिर खतरा है, फिर खतरा है। पसीना आने का मतलब क्या है कि पसीने में वाटर होता है और वाटर जैसे उसमें मिक्स है तो समझ लो हाथ ही खत्म है। उसमें तो सॉल्ट, हाँ सॉल्ट भी होता है सर। हाँ जी सर ये जो बैटरी है इसके अंदर भी तो मतलब कुछ एसिड होता है बैटरी के अंदर भी। कौन सा होता है? बैटरी अलग अलग H2SO4 होती है। बैटरी अलग अलग तरीके की होती है, कुछ बैटरी एसिड पर काम करती है और कुछ बैटरी ड्राई बैटरीज होती है जिनको हम बोलते हैं निकल कैडमियम बैटरीज। जो हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी है वो ड्राई बैटरी है, उसके अंदर एसिड नहीं होता। जो हमारी कार की बैटरी है, कार की बैटरी में एसिड होता है। अब कार की भी ड्राई बैटरीज आने लगी है, कंपेरेटिवली थोड़ी सी महंगी होती है, ठीक है। बैटरी लेड से ही बनता है। एक्चुअली बैटरी के अंदर के जो टर्मिनल्स हैं ना वो लेड से बनते हैं, वो लेड से बनते हैं। एक्चुअली टर्मिनल्स भी नहीं कहना चाहिए, टर्मिनल्स तो ग्रेफाइट से बनते हैं। टर्मिनल तो वो हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव,
बैटरी के अंदर ग्लास प्लेट्स बनाई जाती हैं, वो लटकी उनको कैपेसिटर बोलते हैं, उनके अंदर ही चार्ज स्टोर होता है। सर हाँ जी सर जैसे अब H2SO4 है सर, अब एक बाउल है तो सर हमने उसके अंदर वायर डिप कर दिया तो उसमें हो जाएगा। पर सर अगर हमने मतलब कोई बड़ी चीज़ ली और उसमें H2SO4 कर दी तो कोई दूर तक तो नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा, करंट जाएगा, पूरे करंट को आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। अगर वाटर कितना बड़ा भी स्पेस हो, कितना बड़ा भी स्पेस हो, अगर वाटर है और वाटर है हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो वाटर कंडक्ट नहीं करेगा और वाटर में आपने 4-5 बूंद एसिड भी डाल दी तो अब वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा, बल्ब जल जाएगा। जो हमारे घर में पानी आता है वो तो क्लोरीन जो घर में होता है ना पानी, वो तो ऐसे नॉर्मल वाटर होता है, तो उसमें कंडक्ट करता है। हाँ वो कंडक्ट करेगा क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट मिक्स होता है। तो सॉल्ट वाटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्लोरीन होता है ना उसमें। हाँ सर क्लोरीन तो पूल में भी रहता है वो। ठीक है जी, ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी अगली प्रॉपर्टी देखिएगा। अगली है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो एसिड्स का जब भी रिएक्शन मेटल्स के साथ होता है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखिए ये बड़ी आसान सी चीज़ है, हमने एक ना बड़ी कॉमन चीज़ देखी एसिड में, ये मैंने मिनरल एसिड लिख रखे हैं 4, तो इन सब में हाइड्रोजन जरूर मिलेगा। और अभी चैप्टर 1 में हम एक चीज़ पढ़कर आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अगर मैंने कोई भी मेटल लिया ना, रिएक्शन तो ये है कि मेटल प्लस एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट। हाँ प्लस कोई सॉल्ट मिल जाएगा। अब जैसे मैं किसी भी मेटल की बात करूँ, मान लीजिए मैंने जिंक की बात करी, जिंक है और एसिड मैंने ले लिया H2SO4, तो मैं ये जानता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर लाई करता है जिंक, ठीक है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। कैसे करेगा? जो जिंक है, जिंक की वैलेंसी होती है 2+, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1+, और सल्फेट SO4 की वैलेंसी होती है 2-। तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो SO4 की वैलेंसी 2 है वो इसके पास आ गई, इसकी वैलेंसी 2 है वो इसके पास आ गई, क्योंकि उसे 2 कैंसिल आउट कर देगा और हाइड्रोजन अलग हो गया, लेकिन वो H2 आएगा अलग से, स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो H2 है ये क्या है? ये हाइड्रोजन गैस है। तो कभी भी किसी भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। आप ये देखिएगा, मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? जिंक नाइट्रेट, और हाइड्रोजन को वो तोड़ देगा अलग। और अगर HCl के साथ कराऊंगा तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ZnCl2, ठीक है ना? तो ये कोई भी एसिड हो उसमें हाइड्रोजन तो आ ही रहा है ना, तो इसका मतलब किसी भी मेटल को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो हाइड्रोजन गैस जरूर प्रोड्यूस होगा। बताइए, क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बता दें, मैं दोनों बच्चे क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए जी आज इतना ही कर लीजिए, फिर हाँ बताओ। जैसे HNO3 है तो उसके लास्ट में टेट्राएटॉमिक है, यानी टेट्रा होता है तो 4 टेट्रा का मतलब क्या होता है? जहाँ पर 4 होते हैं। ट्राई का मतलब होता है जहाँ पर 3 होते हैं। टेट्रा का मतलब 4। तो NO3 जो है, NO3 एक आयन है, NO3 नाइट्रेट आयन। SO4 एक आयन है, सल्फेट आयन। NO3 की वैलेंसी 1- होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2-, क्लोरीन की वैलेंसी 1-। ये स्पेशल आयंस को मैंने लिखवाया था। सर टेट्रा के बाद में बचा है पेंटा, पेंटा मतलब 5, हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा सर मतलब मैं 7, पढ़ा था छोटी क्लास में। ऑक्टा मतलब 8, नौना मतलब 10, डेका मतलब ऑक्टेट में होता है। ऑक्टा मतलब 8, नौना मतलब 9 और डेका मतलब 10। हाँ सर राइट। सेम तक ही ये सर हाँ, उसमें वही पढ़ाया shapes था। इस पे भी यूज होगी, 6 और 7 कार्बन वाले चैप्टर में यूज होगी। हाँ वो पॉलीगन वाली जो शेप्स हैं वो यहाँ पर भी यूज होगी, केमिस्ट्री में भी सेम है। काम का। चलिए जी ठीक है फिर। गुड इवनिंग सर। हाँ जैसे गुड इवनिंग। मेरा आंसर